नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सुपर टेट में साइंस के सिलेबस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक को निर्धारित किया गया है जिसका नाम है मोशंस यानी कि गति। तो आज की क्लास में हम गति टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि गति से रिलेटेड आपके सुपर टेट एग्जाम्स में किस तरीके के पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं और उन सभी पॉइंट्स को हम अगले कुछ क्लासेस के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि इस टॉपिक से जो भी आपके एक प्रश्न पूछे जाए उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए। तो इसके लिए सबसे जरूरी यह है स्टूडेंट्स कि आपको गति यानी कि मोशंस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको गति के बारे में जानना होगा कि गति हम किसे कहते हैं, गति के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं, जैसे गति के प्रकार। तो गति के प्रकार को हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं, कौन कौन से गति के प्रकार होते हैं। इसके बाद गति से संबंधित और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जैसे कि दूरी, विस्थापन, चाल, औसत वेग, औसत चाल। इसके अलावा गति संबंधित जो गति के समीकरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से गति के समीकरण हैं, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके गति के नियम, यानी कि न्यूटन साहब ने गति के कितने नियम बताएं और प्रत्येक नियम पर बेस्ड उनके अनुप्रयोग से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। वर्तमान समय में वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को हम अगले कुछ क्लासेस के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसके तुरंत बाद हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसके अंतर्गत उन सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन होगा, जिसके माध्यम से हम ये एनालिसिस करेंगे कि जो हमने गति टॉपिक को स्टडी किया है क्या उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या हमने जो कंटेंट कवर किया वो हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं। उन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है आपका गति यानी कि मोशन। तो सबसे पहली बात तो यह है स्टूडेंट्स कि अगर आप गति यानी कि मोशंस को समझना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी यह है स्टूडेंट्स की जो मोशन यानी कि गति है, गति के पूरक को समझना जरूरी है। यानी कि जो गति का पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, वो होता है आपका रेस्ट। यानी कि मोशन जिसे हम कहते हैं गति, और गति का जो पूरक होता है वो होता है आपका विराम। तो गति और विराम को हमें समझना होगा। अगर हमने विराम को समझ लिया तो इसका मतलब हम गति को इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको गति यानी कि मोशंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि गति जो है यानी कि मोशन हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि गति कैसी राशि। अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स गति कैसी राशि है तो आपको बताना है कि गति किस प्रकार की राशि है। क्या वो अदिश राशि है? तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्या वो सदिश राशि है? तो ये भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गति कोई भी राशि नहीं है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि गति किसी प्रकार की कोई राशि नहीं होती। गति हम एक अवस्था को कहते हैं, यानी कि एक स्टेजेस को कहते हैं कि ये गति की अवस्था में है या फिर नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको पता होना चाहिए कि गति किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं है। चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि गति कोई भी राशि नहीं है, ना तो ये अदिश राशि है और ना ही सदिश राशि है, क्योंकि गति एक अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गति अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गति कैसी राशि है तो आप बताएंगे गति किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं है, गति एक अवस्था है। ठीक, अब गति हम कहते किसको हैं या गति किसे कहा जाता है या हम किसको माने कि ये जो पिंड है या वस्तु है ये गति की अवस्था में है या फिर नहीं है। तो इसको समझने के लिए जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो आपके लिए यह है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। देखिए, जब किसी वस्तु यानी कोई वस्तु आपके पास है और उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, यानी कि जो टाइम है इसके साथ जब उसकी स्थिति में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो उसको गति की अवस्था कहते हैं। यानी कि उसी को ही गति की अवस्था हम कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह गति की अवस्था कहलाती है। यानी कि उसी पॉइंट को ही, उसी कंडीशंस को ही हम गति की अवस्था कहते हैं अगर किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपके पास कोई कार है। अब ये कार है, अगर मैं आपको बता दूं कि कार की स्थिति और यहां पर है कार का समय। ठीक, तो मान लीजिए कि कार का समय t1 है और इसमें जो कार की स्थिति है वो y1 है, लेकिन कुछ समय बाद इसके समय में परिवर्तन हुआ और समय हो गया t2, तो उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो गया और हो गया y2। यानी कि ये जो कार है पहले किसी पॉइंट पर था जो y1 स्थिति पर था, लेकिन कुछ समय बाद ये जो पिंड है या जो ये कार है ये y2 की स्थिति में पहुंच गया। तो इसका मतलब समय जब वो y1 की स्थिति में था तब उस समय टाइम भी t1 था, लेकिन जब वो y2 की स्थिति में पहुंचा तो इसमें समय में भी चेंजेस
स्टेजेस आ गए, यानी कि T2 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसी कंडीशंस को, उसी अवस्था को हम गति की अवस्था कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपका समय, जब आप घर से निकलते हैं तब समय कुछ और होता है, और आप उस समय जिस प्लेस पर खड़े होते हैं वो आपकी स्थिति होती है, और कुछ समय बाद 10 मिनट 5 मिनट जो भी समय आप लेते हैं, और कुछ समय के बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन होता है। जहां पर आप पहले थे y1 स्टेजेस पर, अब आप वहां पर y1 स्थिति पर ना होकर आप y2 स्थिति पर होते हैं। तो इसी कंडीशंस को हम मानते हैं कि ये गति की अवस्था में है, वस्तु या फिर कोई पिंड या फिर कोई व्यक्ति गति की अवस्था में है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और गति क्या है इसको भी आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स विराम, यानी कि विराम जिसको हम अंग्रेजी में रेस्ट कहते हैं। तो विराम हम किसको कहते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तो पहले समझते हैं कि विराम किसे कहते हैं। तो विराम के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता तो वह विराम अवस्था कहलाती है। देखिए, जब किसी वस्तु, यानी कोई भी वस्तु है आपके पास और उसकी स्थिति में समय के साथ किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, समय के साथ, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह विराम की अवस्था कहलाती है। यानी कहने का मतलब सिंपल स्टूडेंट्स, अगर मैं गति की अवस्था कहूँ तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसको हम गति की अवस्था कहते हैं। तो इसी का ही अपोजिट है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपके पास कोई प्लांट्स है, कोई पेड़ है जिसकी स्थिति और समय को हम मेज़र करते हैं। तो मान लीजिए कि समय आपका T1 है और स्थिति आपका Y1 है, यानी कि जो प्लांट्स है वो T1 समय में Y1 स्थिति में है, और कुछ समय के बाद इसके समय में परिवर्तन हुआ और T2 हुआ, लेकिन पेड़ वहीं पर ही उसकी Y1 स्थिति पर ही है। कुछ और समय बाद इसके समय में परिवर्तन हुआ लेकिन प्लांट्स फिर भी अपनी स्थिति पर है। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ, देखिए समय तो परिवर्तन हो रहा है T1 T2 एंड T3, लेकिन उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं विराम अवस्था। यानी कि जो भी आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो विराम की स्थिति में होते हैं। वहीं पर अगर हम किसी और पिंड या फिर किसी व्यक्ति या फिर किसी वाहन की बात करें तो उसके स्टेजेस में, उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो इसी कंडीशंस को हम कह सकते हैं कि यह वस्तु, यह पिंड या फिर यह वाहन गति की अवस्था में है। और जिस भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होता उस कंडीशंस को हम कहते हैं विराम, यानी कि रेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप गति और विराम को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स गति के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मोशंस। गति के कितने प्रकार होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गति के प्रकार कितने होते हैं तो आपको बताने कि गति को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं पथ के आधार पर और एक हम पढ़ते हैं दिशा में परिवर्तन के आधार पर। तो ध्यान रखना है कि गति के जो प्रकार है उसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं, दो तरीके से अध्ययन करते हैं। एक करते हैं हम पथ के आधार पर और दूसरा करते हैं हम दिशा में परिवर्तन के आधार पर। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो गति के प्रकार हम पथ के आधार पर पढ़ते हैं उसमें एक पॉइंट्स हम पढ़ते हैं सरल रेखीय गति, दूसरा हम इसी को ही स्थानांतरीय गति भी कहते हैं। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस होता है सरल रेखीय गति और स्थानांतरीय गति में, और वो होता है उस पिंड की स्थिति में, यानी कभी वो कण प्रकृति का होता है तो कभी वो वस्तु की स्थिति में होता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स वृत्तीय गति, यानी कि जब कोई पिंड किसी वृत्तीय स्थिति पे या वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पथ के आधार पर होता है घूर्णन गति, यानी कि जब कोई वस्तु घूर्णन करता है तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। ये भी हम पथ के आधार पर ही डिसाइड करते हैं कि कौन से वृत्तीय गति है, कौन से घूर्णन गति है। और इसी आधार पर एक और आपका बनता है स्टूडेंट्स दोलनीय गति, जिसको हम काल्पनिक गति भी कहते हैं। तो किस कंडीशंस में हम उसको दोलनीय गति कहेंगे और किस कंडीशंस में हम उसको काल्पनिक गति कहेंगे, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स दिशा में परिवर्तन के आधार पर। तो दिशा में परिवर्तन के आधार पर आपकी जो गति है वो एक होता है आपका एक विमीय गति,
यानी एक विमीय गति का मतलब होता है वन डायमेंशन, यानी 1D में जो गति होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है आपका द्विविमीय गति, यानी द्विविमीय गति का मतलब होता है 2 डायमेंशन, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन जो होते हैं आपके द्विविमीय गति, यानी कि 2 दिशाओं में गति होते हैं। तो इसको हम समझेंगे दिशा में परिवर्तन के आधार पर। और इसी तरीके से नेक्स्ट होता है आपका त्रिविमीय गति, यानी कि त्रिविमीय गति, यानी जिसको हम 3D मोशंस कहते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल मोशंस इसको कहा जाता है। तो ये सभी जो आपके दिशा में परिवर्तन के आधार पर होता है। और एक होता है स्टूडेंट्स आपका इसी में ही प्रक्षेप्य गति। तो एक नेक्स्ट आपका बनता है स्टूडेंट्स दिशा में परिवर्तन के आधार पर आपकी एक गति है जिसको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि जो जैवलिन थ्रो होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो व्यक्ति है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है वर्तमान समय में आपके नीरज चोपड़ा, वो जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में नंबर 1 है। तो किस कोण पर भाला को फेंका जाए जिसमें अधिकतम दूरी यानी कि रेंज अधिकतम प्राप्त किया जा सके, तो इसमें जो भाला फेंका जाता है या क्रिकेट बॉल को बैट से मारा जाता है, ये सभी आपके प्रक्षेप्य गति में आते हैं। और प्रक्षेप्य गति कहीं ना कहीं आपके दिशा में परिवर्तन के आधार पर गति होते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गति के प्रकार को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं पथ के आधार पर और दूसरा हम पढ़ते हैं दिशा में परिवर्तन के आधार पर। तो स्टूडेंट्स पथ के आधार पर जब आप गति को पढ़ते हैं तो एक होता है आपका सरल रेखीय गति, इसी में ही थोड़ा सा चेंजेस होता है स्थानांतरीय गति में। तो वो कौन से चेंजेस होते हैं इसको हम समझेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वृत्तीय गति, यानी वृत्तीय आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा पथ जो वृत्ताकार हो तो उसमें वृत्तीय गति होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे घूर्णन गति, यानी कि घूर्णन गति कब होते हैं इसको जानेंगे क्योंकि ये भी पथ के आधार पर बनते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोलनीय गति, यानी कि दोलनीय गति कब होते हैं और कब हम इसको काल्पनिक गति भी कहते हैं। दोलनीय गति और काल्पनिक गति में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो उस चेंजेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे दिशा में परिवर्तन के आधार पर। तो दिशा में परिवर्तन के आधार पर हम एक विमीय गति को पढ़ेंगे, द्विविमीय गति को पढ़ेंगे, त्रिविमीय गति को पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति, यानी कि प्रक्षेप्य गति कैसे होता है, किस तरीके से बनते हैं, कैसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वर्तमान समय में वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके के प्रश्न प्रक्षेप्य गति से पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जहां से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पथ के आधार पर जो आपके सरल रेखीय गति होते हैं, तो वो सरल रेखीय गति हम किसको कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है यहाँ पर स्टूडेंट्स पथ के आधार पर सरल रेखीय गति। तो देखिए सरल रेखीय गति हम किसको कहते हैं इसको सबसे पहले समझते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपका पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जब कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। देखिए जब कण की स्थिति में, यानी कि आपके पास कोई कण है और उस कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, पहली बात तो आपको ये पता है कि गति कब होता है कि तो जब किसी वस्तु या किसी कण किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम गति कहते हैं। अब यहाँ पर बात है सरल रेखीय गति। तो सरल का मतलब होता है सिंपल और रेखीय का मतलब होता है एक सीधी रेखा में। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन इसका बनता है स्टूडेंट्स वो ये बनता है कि जब कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, यानी कि समय के साथ तो परिवर्तन होना चाहिए लेकिन एक सीधी रेखा में होता है, यानी कि जब किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, एक सीधी रेखा में होना चाहिए कण की स्थिति में परिवर्तन, तो उसको हम कहेंगे सरल रेखीय गति। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने स्टूडेंट्स एक कण है और यहाँ पर देखिए उस कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, यानी कि मान लीजिए कि कण यहाँ पर है और कुछ समय बाद यानी कि 10 सेकंड या 5 सेकंड के बाद ये कण यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन इसकी स्थिति में परिवर्तन कैसे हो रहा है, एक सीधी रेखा में। ये नहीं कि एक तिरछी रेखा में हो या फिर इस तरीके से हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। तो जब किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो तो उसी को ही हम सरल रेखीय गति कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और सरल रेखीय गति को भी इजीली समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो कण हो या वस्तु हो या किसी भी पिंड हो, अगर उसके स्थिति में परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो रहे हैं समय के साथ तो उसको हम सरल रेखीय गति कहेंगे। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आप सरल रेखीय गति को इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स स्थानांतरीय गति, यानी कि स्थानांतरीय गति किसे कहते हैं। तो देखिए अभी आपने देखा सरल रेखीय गति, और सरल रेखीय गति का मतलब होता है जब कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। इसी तरीके से स्थानांतरीय गति क्या होता है, तो स्थानांतरीय गति में अब की बार कण नहीं होगा, अब की बार हो जाएगा आपके सामने
सामने वस्तु, यानी कि वस्तु आपको पता है कि कुछ इस तरीके के होते हैं। तो अगर आपके सामने कोई वस्तु रखा हुआ है और उस वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो रहा है, यानी कि जब कोई कण प्रकृति का होगा और उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होगा तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। और अगर कण की जगह कहीं पर कोई वस्तु हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो तो उसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। यानी कि देखिए, अब की बार कण की जगह हो गया आपकी वस्तु, और वस्तु की स्थिति में यानी कि वस्तु के स्टेजेस में समय के साथ परिवर्तन यानी कि टाइम के साथ जो चेंजेस होते हैं वो भी एक सीधी रेखा में होते हैं। यानी कि सरल रेखीय गति और स्थानांतरीय गति में थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है तो उसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति, लेकिन स्थानांतरीय गति में हो जाता है आपकी वस्तु, यानी कण की जगह आपकी बार हो जाएगा वस्तु। तो जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है तो उसको हम कहते हैं स्थानांतरीय गति। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है सरल रेखीय गति और स्थानांतरीय गति, यानी कि इसमें परिवर्तन तो समय के साथ एक सीधी रेखा में होता है, बट जब कण होते हैं तो वो सरल रेखीय गति कहलाते हैं, और जब कण की जगह वस्तु हो जाता है तो उसको हम स्थानांतरीय गति कहते हैं। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन दोनों पॉइंट को इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स वृत्तीय गति, यानी कि पथ के आधार पर वृत्तीय गति क्या होते हैं तो इसको समझते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि जब किसी कण या किसी वस्तु में परिवर्तन एक वृत्ताकार पथ पर हो तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि सिंपल सा पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जब किसी कण या किसी वस्तु में परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन होना तो जरूरी है, जब परिवर्तन होगा समय के साथ तो वो गति की अवस्था में होंगे। तो जब किसी कण या किसी वस्तु में परिवर्तन एक वृत्ताकार पथ पर हो, यानी कि वो जो पथ है वो कैसा होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए, यानी कि गोल होने चाहिए। तो इस वृत्ताकार पथ पर जब किसी वस्तु या कण के स्थिति में परिवर्तन होता है समय के साथ तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि मान लीजिए कि कोई पिंड है, कुछ इस पॉइंट पर है और कुछ समय के बाद वो पिंड इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, लेकिन इस पिंड या इस कण की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है वो किस प्रकार के पथ पर हुआ है, तो वृत्ताकार पथ पर हुआ है। तो यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब किसी कण या किसी वस्तु में परिवर्तन एक वृत्ताकार पथ पर हो, यानी कि एक वृत्ताकार पथ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो परिवर्तन हुआ है वो कैसे पथ पर हुआ है, वृत्ताकार पथ पर हुआ है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, यानी कि सर्कुलेटरी मोशंस हम इसको कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ये पिंड की स्थिति में या कण की स्थिति में इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के बाद जो परिवर्तन हुआ है इस परिवर्तन को ही आर्क कहा जाता है, यानी कि ये चाप है। यानी कि जितना आप दूरी चलेंगे, अगर आप सीधी रेखा में चलते हैं तो उसको हम सरल रेखीय गति या स्थानांतरीय गति कहते हैं, लेकिन अगर आपने पथ को चेंज कर लिया और वो वृत्ताकार पथ हुआ तो उसमें जो जितनी दूरी आप चलते हैं उसको हम कहते हैं आर्क, यानी कि चाप। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि जब किसी कण या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक वृत्ताकार पथ पर होते हैं तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वृत्तीय गति के अंतर्गत और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि इसके अंतर्गत हम कुछ मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं। देखिए, वृत्तीय गति के अंतर्गत हम कुछ मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं। अब कौन कौन से बिंदु हैं, जैसे आपके आवर्तकाल, आवृत्ति, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, यानी कि जब कोई पिंड या कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। और वो पथ कैसा होना चाहिए, तो कुछ वृत्ताकार होने चाहिए, कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। और जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ एक वृत्ताकार पथ पर होता है तो उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। और वृत्तीय गति के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपके आवर्तकाल। तो आवर्तकाल से रिलेटेड पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आवृत्ति से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोणीय विस्थापन किसको कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। कोणीय वेग किसे कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। कोणीय त्वरण क्या होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसीलिए वृत्तीय गति के अंतर्गत हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं, जैसे कि आपके आवर्तकाल, आवृत्ति, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आवर्तकाल, आवृत्ति, कोणीय विस्थापन क्या होते हैं।
तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स वृत्तीय गति के अंतर्गत आवर्तकाल, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, समय से इसका संबंध होता है। तो किसको हम आवर्तकाल कहते हैं इसको जानते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आपका बनता है वो ये है कि वृत्तीय गति करती हुई वस्तु द्वारा वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। देखिए, वृत्तीय गति करती हुई कोई वस्तु, कोई भी वस्तु है आपके पास, और अगर वो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु है जिसके द्वारा वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा लगाने में, देखिए आपके पास मान लीजिए कि एक वृत्त है और इस वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड जो है यहाँ से गति करना प्रारंभ करता है, यानी कि इस ए पॉइंट से वस्तु जो है वो गति करना प्रारंभ करता है और कुछ समय के बाद फिर से वो इसी पॉइंट पर आकर रुकता है। तो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु द्वारा वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं, यानी कि इसी को ही आवर्तकाल कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि अगर आप इस ए पॉइंट से स्टार्टिंग करते हैं, कोई भी वस्तु इस वृत्त के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, मान लीजिए कि वो ए बिंदु से स्टार्ट करता है अपनी गति और वो पूरा चक्कर जो है वो कुछ समय बाद यानी 8 सेकंड 9 सेकंड जितने भी समय में वो पूर्ण एक चक्कर लगा लेता है, उसी को ही उस वस्तु का आवर्तकाल कहा जाता है। यानी कि सिंपल सी भाषा में आपको ध्यान रखना है कि वृत्तीय गति करती हुई वस्तु द्वारा वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि पूरा एक चक्कर 1 राउंड पूरा करने में जो भी उसको समय लगेगा, उसी को ही हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। और इसे हमेशा टी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फिजिक्स में टी को पढ़ते हैं तो समझ जाइए कि आप आवर्तकाल को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि टी से इसे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आवर्तकाल को हम अंग्रेजी में टाइम पीरियड कहते हैं। ये एक समय को निर्धारित करता है कि यह वस्तु जो है इसकी गति कितनी है, कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है। तो जितना समय वो लेता है उसी को इसका आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से इसको हम समय से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता होगा कि समय का जो मात्रक होता है, अभी आपने मात्रक और मापन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मात्रक जो समय का होता है स्टूडेंट्स वो होता है सेकंड। तो इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए और ये पूछा जाता है कि आवर्तकाल का मात्रक बताइए, तो आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो होता है आपका सेकंड। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवर्तकाल कैसी राशि है, तो आपको बताना है कि यह एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है। तो आपको पता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, तो उसको हम अदिश राशि कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आवर्तकाल हम किसे कहते हैं। तो कोई भी वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु गति करता है और वो गति करते हुए उस वृत्तीय पथ का जो पूरा एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है, उसी को ही हम आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित किया जाता है, और आपको पता है ये समय को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब इसका मात्रक आपका होता है सेकंड। और सेकंड है और सिर्फ इसमें होते हैं परिमाण, क्योंकि आपको पता है आवर्तकाल का जो समय दिया होगा वो ये दिया जा सकता है 9 सेकेंड, या फिर आपसे बताया जा सकता है 9 मिनट, या फिर आपसे बताया जा सकता है 9 घंटे। तो इसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड होता है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम अदिश राशि में काउंट करते हैं। इसलिए आवर्तकाल एक प्रकार की अदिश राशि है। सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आवर्तकाल का मात्रक बताइए, या आवर्तकाल कैसी राशि है, या निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, और ऑप्शन में आपको आवर्तकाल देखने को मिल सकता है। तो अगर ऑप्शन में आवर्तकाल है तो आपको जाना है उसके साथ, क्योंकि आवर्तकाल एक प्रकार की अदिश राशि है और इसको टी से रिप्रेजेंट करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आवर्तकाल को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स आवृत्ति, यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति किसको कहते हैं, तो ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आवृत्ति किसे कहते हैं, तो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में पूरे किए जाने वाले चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यानी कि मान लीजिए कि आप किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, तो ये एक वृत्त है, और इस वृत्ताकार पथ पर यदि कोई वस्तु गति करता है और वो 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाता है, मान लीजिए कि 1 सेकेंड में किसी पिंड ने इस पर 4 चक्कर लगाए, तो इसका मतलब उसकी आवृत्ति आपकी हो जाएगी 4। तो ध्यान रखना है आपको, वृत्तीय गति करती हुई वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में, यानी कि वृत्तीय गति करती हुई वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में पूरे किए जाने वाले चक्करों की संख्या, यानी कि एक निश्चित समय आपको दिया गया है 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करते हुए
4 चक्कर लगा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी आवृत्ति हो जाएगी आपकी 4। तो ध्यान रखना है आपको, वृत्तीय गति करती हुई वस्तु द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए जाने वाले चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, यानी कि यही आवृत्ति कहलाती है। ध्यान रखना है आपको कि वृत्तीय गति करती हुई वस्तु द्वारा 1 सेकंड में पूरा किए जाने वाले चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, यानी कि 1 सेकंड में जितने चक्कर, जितने राउंड वो लगाते हैं उसी को ही उसकी आवृत्ति हम कहते हैं। इसी तरीके से इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स आवृत्ति, यानी आवृत्ति जो है इसको हम फ्रीक्वेंसी f से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1/आवर्तकाल। तो ध्यान रखना है आपको, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। इसका मतलब यह है कि आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर आप आवर्ती निकालते हैं तो आवर्तकाल को भाग में ले जाते हैं, यानी 1/आवर्तकाल होता है, और अगर आप आवर्तकाल निकालते हैं तो 1/आवृत्ति। तो कहीं ना कहीं आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि इसी तरीके से इसे f या फिर न्यू या फिर n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप आवृत्ति को देखेंगे तो कहीं पर आपको f भी दिख सकता है, तो आप समझ जाइए कि यह आवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है, या कहीं पर आपको न्यू भी दिख सकता है, कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं जिसको हम न्यू कहते हैं, ये भी आवृत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं पर आपको n के रूप में भी दिख सकता है, तो n का मतलब भी आपकी आवृत्ति ही है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि f या फिर न्यू या फिर n से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि इसके मात्रक। तो इसके मात्रक की अगर मैं बात करूं तो इसका मात्रक होता है सेकंड की पावर -1। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे कि इसका मात्रक होता है सेकंड की पावर -1 या फिर होता है हर्ट्ज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर्ट्ज, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि आवृत्ति का मात्रक है, और ऑप्शन में अगर आपको हर्ट्ज दिख जाए तो आपको हर्ट्ज के साथ जाना है, और अगर हर्ट्ज ना दिखे तो आपको सेकंड की पावर -1 या 1/सेकंड के साथ जाना है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स की आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, और अभी आपने पढ़ा है कि आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकंड। तो अगर आप देखेंगे तो 1/सेकंड हो जाएगा, और ये सेकंड जब आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेकंड की पावर -1। तो ध्यान रखना है कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो सेकंड की पावर -1 होता है, यानी कि सेकंड इनवर्स होता है, या 1/सेकंड भी हो सकता है, और या फिर इसको हम हर्ट्ज भी कहते हैं। ज़्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि आवृत्ति के मात्रक को हम हर्ट्ज कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर आपको हर्ट्ज ना देकर आपको सेकंड की पावर -1 या फिर 1/सेकंड भी ऑप्शन में देखने को मिल जाए, तो आपको इसके साथ जाना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर स्टैंडर्ड पेपर तैयार करेगा तो उसको पता है कि मैक्सिमम बच्चे आवृत्ति के मात्रक हर्ट्ज को रट कर आते हैं, लेकिन अगर हम इसमें चेंजेस करें और ऑप्शन में हर्ट्ज ना देकर आपसे 1/सेकंड दिया जाए तो मोस्टली जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो इसके साथ कभी नहीं जाएंगे, और इससे उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। तो 1/आवर्तकाल और आवर्तकाल का मात्रक यानी कि टाइम का मात्रक तो होता है आपका सेकंड, तो इसके लिए 1/सेकंड भी हो सकता है, और 1/सेकंड को हम सेकंड -1 सेकंड की पावर -1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाए इससे बाहर वो नहीं जा सकता, इतना ही वो थोड़ा बहुत इंटरफेयर इसमें करेगा, लेकिन उस चीज़ को आपको समझना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ें और उसको समझ कर पढ़ें, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे राइट ऑप्शन तक पहुँचने के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स की आवृत्ति यह एक अदिश राशि है। तो ध्यान रखना है कि आवृत्ति में भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होते हैं, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होते हैं उसको हम अदिश राशि कहते हैं। तो इसके लिए आवृत्ति भी एक प्रकार की अदिश राशि है, ये भी आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप आवृत्ति को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंतर्गत बन सकते हैं, जैसे इसके मात्रक हम कहते हैं हर्ट्ज या फिर सेकंड की पावर -1, यह एक अदिश राशि है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं f या फिर न्यू या फिर n से। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स कोणीय विस्थापन, यानी कोणीय विस्थापन जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कोणीय विस्थापन क्या होते हैं, देखिए तो कोणीय विस्थापन का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि आपके पास एक वृत्त है और ये उस वृत्त का केंद्र है और इसकी त्रिज्या ये r है, और मान लीजिए कि कोई वस्तु है या कोई पिंड है, इस पॉइंट से
वृत्तीय पथ पर चलना प्रारंभ करता है और कुछ समय चलने के बाद इस पॉइंट पर पहुंचता है। तो जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये फर्स्ट पॉइंट ए और सेकंड पॉइंट उसका लास्ट पॉइंट बी है, तो इसको जब हम सेंटर से मिला देंगे तो इनके बीच में एक कोण बनेगा जिसे हम कहते हैं कोणीय। अब हमें ये देखना है कि वस्तु जो है ए पॉइंट से बी तक गया तो कितना विस्थापित हुआ। तो ये जितना विस्थापित होता है यानी कि ये जितनी दूरी चला है इसको हम कहते हैं चाप, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहा जाता है आर्क। तो चाप को जब आप त्रिज्या से भाग कर देते हैं यानी कि चाप बटे त्रिज्या जो होता है इसी को ही हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको इस डेफिनेशन से कि चाप एवं त्रिज्या के अनुपात को कोणीय विस्थापन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि चाप, यानी कि जो इस पिंड के द्वारा या इस वस्तु के द्वारा ए से बी दूरी चलने पर जो इनको चाप मिला, यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स अगर आप एक सीधी रेखा में चलते हैं तो आप उस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक वृत्ताकार पथ पर चल रहे हैं तो सही तरीके से आप एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी ये स्टूडेंट्स ये है कि आपको इस चाप को ध्यान रखना होगा कि आप कितनी चाप ले रहे हैं। तो जितना आपका चाप होगा यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हो जाएगा आपका चाप। और चाप को जब आप त्रिज्या से भाग करेंगे यानी चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहेंगे। यही आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि चाप एवं त्रिज्या के अनुपात को कोणीय विस्थापन कहते हैं। और सीधा सीधा आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है कि कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कहाँ से मिला है और त्रिज्या आपकी क्या है, ये उम्मीद करता हूँ कि आप इजीली समझ पाए होंगे, क्योंकि केंद्र से किसी भी पॉइंट की जो दूरी होती है किसी वृत्त पर वो उसकी त्रिज्या होती है, और जितनी दूरी ये चला ए से बी पॉइंट ये हो जाएगा उसका चाप। तो चाप को जब आप त्रिज्या से भाग करेंगे या इसके अनुपात को ही हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो इस हिसाब से आपके कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला बनता है चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ से सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है कि मान लीजिए कि आप किसी वृत्तीय पथ पर 5 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं और आपके जो वृत्त की त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर, तो आपका कोणीय विस्थापन कितना होगा। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर हो गया आपका चाप और 5 ही सेंटीमीटर है आपकी त्रिज्या, तो 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, तो आपका कोणीय विस्थापन हो जाएगा 1। तो इस तरीके से भी आपसे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, बस शर्त यह है कि अगर आपने पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर किया है तो आप इजीली प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या करते हैं, जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं वो न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा डरते हैं। न्यूमेरिकल सबसे आसान होता है, मैथ से भी आसान होता है, शर्त यह है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप कोणीय विस्थापन को इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स कि यह एक सदिश राशि है, यानी कि आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको अदिश राशि और सदिश राशि की पहचान के अंतर्गत मैंने बताया था कि जब भी विस्थापन या कोई भी शब्द से पहले अगर आपको कोणीय वर्ड दिख जाए तो आपको सीधा सीधा जाना है कि यह एक सदिश राशि है। तो इसी हिसाब से कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका रेडियन। तो राशियों के आधार पर मैंने आपको पूरक या संपूरक राशियों को पढ़ाया होगा, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कोणीय विस्थापन के बारे में बताया। तो कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका रेडियन, और एक रेडियन का मान आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको वहाँ पर भी मैंने बता रखा है कि एक रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री के बराबर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट आप पहले से भी जानते हैं और कहीं ना कहीं कोणीय विस्थापन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैंने इन सभी को आपके सामने रखा ताकि किसी भी तरीके से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बने तो आप इजीली प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कोणीय वेग, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। तो कोणीय वेग क्या होते हैं तो इसको भी समझते हैं। तो पहला पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स कोणीय वेग में कि कोणीय विस्थापन एवं समय के अनुपात को कोणीय वेग कहते हैं। देखिए अभी आपने कोणीय विस्थापन को समझा है, तो अगर आप कोणीय विस्थापन को कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको समय के साथ जब आप भाग कर देंगे, यानी कोणीय विस्थापन और समय के अनुपात को जब आप कोणीय विस्थापन को समय से भाग करते हैं तो आपको कोणीय वेग मिलता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला कोणीय वेग का भी बनता है कि कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। देखिए कोणीय विस्थापन अभी आप कैलकुलेट करके गए हैं, और जब आप कोणीय विस्थापन को समय के साथ भाग कर देते हैं या फिर कोणीय विस्थापन या समय का अनुपात आपको मिलता है तो उसी को ही आपको कोणीय वेग कहते हैं, और इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कोणीय वेग बराबर होता है ओमेगा, और ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका कोणीय विस्थापन बटे समय। और मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी शब्द से पहले अगर आपको कोणीय दिख जाए तो आपसे अगर राशि पूछे तो आपको बताना है कि एक सदिश राशि है। तो इसलिए कोणीय वेग एक
प्रकार की सदिश राशि है, ये भी पॉइंट आपको इजीली क्लियर होगा। और अगर आपसे इसके मात्रक की बात करें तो अभी हम कोणीय विस्थापन को कैलकुलेट करके आए हैं। कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका रेडियन, और आपको पता है नीचे है समय, तो रेडियन और समय का मात्रक होता है आपका सेकंड, तो इसका मतलब रेडियन अपॉन सेकंड या रेडियन प्रति सेकंड हम इसको कहते हैं। तो इसलिए कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा आपका रेडियन प्रति सेकंड। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि कोणीय वेग को भी आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे, और जो भी पॉइंट से आपसे एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो इन सभी पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी तरीके से आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स वृत्तीय गति में कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण किसे कहते हैं? तो देखिए कोणीय त्वरण जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, तो त्वरण आपको पता होगा जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब त्वरण से पहले आ गया आपका कोणीय, तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण कहते हैं कोणीय वेग परिवर्तन एवं समय के अनुपात को कोणीय त्वरण कहते हैं। देखिए कोणीय वेग परिवर्तन और समय के अनुपात को कोणीय त्वरण कहते हैं। स्टूडेंट्स त्वरण जो आप पढ़ते हैं, त्वरण बराबर होता है स्टूडेंट्स वेग परिवर्तन बटे समय। तो यानी कि जब वेग में परिवर्तन होता है तो वेग परिवर्तन जो होता है वो समय के साथ साथ जिस तरीके से होता है उसी को ही हम त्वरण कहते हैं। अब बात यहाँ पर है त्वरण से पहले कोणीय है, तो कोणीय त्वरण बराबर हो जाएगा कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय या समय अंतराल, इस भी इसको कहा जाता है। तो कोणीय त्वरण बराबर हो जाएगा कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कोणीय त्वरण अल्फा बराबर कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को हम कोणीय त्वरण कहते हैं। तो ये भी आपको इजीली क्लियर होगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोणीय त्वरण हम किसको कहते हैं, तो आपको बताना है कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय के अनुपात को कोणीय त्वरण कहा जाता है, और इसको स्टूडेंट्स हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोणीय त्वरण बराबर हो गया आपका फॉर्मूला कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। जिस तरीके से आपको पता होगा त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय, तो उसी तरीके से कोणीय त्वरण का मतलब हो जाएगा कोणीय वेग परिवर्तन बटे में समय। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि यह एक सदिश राशि। अभी मैंने आपको बताया कि त्वरण से पहले भी आपको कोणीय वर्ड दिख रहा होगा, और मैंने आपको अदिश राशि और सदिश राशियों की पहचान में बताया है कि जिस भी शब्द के पहले कोणीय वर्ड आ जाए वो सभी आपकी सदिश राशि कहलाती हैं। तो इसीलिए कोणीय त्वरण भी आपकी एक प्रकार की सदिश राशि है। तो नेक्स्ट आपका बनता है स्टूडेंट्स इसका मात्रक बताए, तो इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कोणीय वेग परिवर्तन का मात्रक होता है रेडियन अपॉन में सेकंड, और यहाँ पर आपके पास है समय, तो समय का भी हो जाएगा आपका सेकंड, तो सेकंड और सेकंड हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर, और आपको पता है ऊपर है रेडियन, तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा आपके कोणीय त्वरण का मात्रक। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि कोणीय त्वरण हम किसको कहेंगे, तो कोणीय वेग परिवर्तन व समय के अनुपात को हम कोणीय त्वरण कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है कोणीय त्वरण अल्फा बराबर कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अगर आपसे पूछा जाए ये किस प्रकार की राशि है, तो आपको बताना है कि एक प्रकार की सदिश राशि है, और इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सभी पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जैसे अभी आपने पढ़ा सरल रेखीय गति किसको कहते हैं, स्थानांतरीय गति किसको कहते हैं, उसके बाद आपने जाना वृत्तीय गति, और वृत्तीय गति के अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जैसे आपके आवर्तकाल, आवृत्ति, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। और इन सभी पॉइंट्स से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से सीधे सीधे आपको एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी पॉइंट्स को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अन्य गतियों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।